वॉल्केनो पे आते हैं। तो वॉल्केनो क्या है? वॉल्केनो इज एन ओपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ ए प्लैनेट और मून दैट अलाउज मटेरियल वार्मर देन इट्स सराउंडिंग टू एस्केप फ्रॉम इट्स इंटीरियर। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट बना करके लिख दिया है। ठीक है, तो आप इसको समझो कि इसमें है क्या। जैसे वॉल्केनो का सिंपल सा मतलब है, जैसे वॉल्केनो का मतलब यह है कि एक जगह से, किसी भी जगह से, अर्थ के इंटीरियर से इरप्शन ऑफ मैग्मा। ठीक है, इरप्शन ऑफ मैग्मा फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ टू द सरफेस इज ए वॉल्केनो। ठीक है, इरप्शन होना मैग्मा का। अब ऐसे ही एक टर्म और आता है, वो आता है वॉल्केनिज्म। वोल्केनिज्म कहीं कहीं पर लिखा जाता है, ठीक है, या वॉल्केनिज्म भी बोल देते हैं। तो वॉल्केनो का मतलब तो सिंपल सा होता है कि इरप्शन ऑफ मैग्मा। ये हो गया एक वॉल्केनो, मतलब इरप्शन हुआ मैग्मा का और वो आकर के सरफेस पे डिपॉजिट हुआ, ये हो गया एक वॉल्केनो का फॉर्मेशन। वॉल्केनिज्म जो है ना, वॉल्केनिज्म का मतलब है कि ऑल द प्रोसेसेस एसोसिएटेड विद द जनरेशन ऑफ मैग्मा, इरप्शन ऑफ मैग्मा, कूलिंग ऑफ मैग्मा एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। तो मैग्मा के जनरेट होने से, ठीक है, वॉल्केनिज्म में क्या 4 प्रोसेस आ रहे हैं। ऑल द प्रोसेसेस रिलेटेड विद द जनरेशन ऑफ मैग्मा, जनरेशन या क्रिएशन ऑफ मैग्मा। पहले हो रहा है जनरेशन, मैग्मा बन कैसे रहा है। ठीक है, सेकेंडली इरप्शन ऑफ मैग्मा, जनरेशन ऑफ मैग्मा, इरप्शन ऑफ मैग्मा। फिर इरप्शन, जब मटेरियल इरप्टेड हो जाएगा, सो व्हेन द मटेरियल इज इरप्टेड इट स्टार्ट्स गेटिंग डिपोजिटेड एंड आफ्टर डिपोजिशन इट इज कूल डाउन। आफ्टर डिपोजिशन मटेरियल इज कूल डाउन, ठंडा हो जाता है मटेरियल, और फिर कूल डाउन होने के बाद, ठंडा होने के बाद देन इट सॉलिडिफाइज, सॉलिड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखोगे कि सारा ये प्रोसेस चलता है वोल्केनिज्म के अंदर। ऑल द प्रोसेस रिलेटेड विद द जनरेशन ऑफ मैग्मा, इरप्शन ऑफ मैग्मा, कूलिंग डाउन ऑफ मैग्मा एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा इज कॉल्ड एज वोल्केनिज्म। ठीक है, वोल्केनिज्म यहां पर वही सारी चीजें जो है वो लिखी हुई है कि जनरेशन होगा मैग्मा का, इरप्शन होगा, कूलिंग होगी और इसका सॉलिडिफिकेशन होगा। ये होता है वोल्केनिज्म का पूरा प्रोसेस। ठीक है, फिर उसके बाद है टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज। टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज, सो बेसिकली बेसिस ऑफ इरप्शन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज। इरप्शन के आधार पर 2 तरीके के वॉल्केनोज होते हैं। ठीक है, एक होता है सेंट्रली इरप्टिंग वॉल्केनो, सेंट्रल इरप्शन वॉल्केनो, और दूसरा वाला क्या है, फिश्योर इरप्शन वॉल्केनो। One is centrally erupting volcano and another one is fissure eruption volcano. तो सेंट्रली इरप्टिंग का मतलब अब आप समझो कि जैसे वॉल्केनो होगा, अगर वॉल्केनो ऐसे होता है और इसमें एक सेंट्रल पाइप बनती है, इस तरीके से होता है, और एक प्रॉपर कोन बनता है। जैसे वॉल्केनो के 3 पार्ट मेन होते हैं, जो एकदम नॉर्मल 3 पार्ट्स होते हैं। बाकी और भी लैंडफॉर्म्स हैं, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स हो तो करेंगे, बट आप सिंपली ऐसे समझो कि जब भी ये वॉल्केनिज्म का प्रोसेस होगा, जो ये वाला पार्ट होगा और ये वाला पार्ट होगा और ये वाला पार्ट होगा, इस पार्ट को बोलते हैं क्रेटर। ठीक है ना, सेंट्रल वेंट, द सेंट्रल रीजन फ्रॉम वेयर मैग्मा कम्स आउट। ठीक है, तो ये सेंट्रल कल्ड्रॉन शेप्ड स्ट्रक्चर, कड़ाही के तरीके की जो आकृति होगी, इट इज कॉल्ड एज क्रेटर। और ये जो जहां से निकलेगा जिस वेंट के थ्रू, सो द वेंट इज कॉल्ड एज वॉल्केनिक पाइप और वॉल्केनिक वेंट। ठीक है,
और ये जो एरिया, ये जो डिपॉजिट होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको बोलते हैं वॉल्केनिक कोन, ज्वालामुखी शंकु। तो पाइप हो गई, शंकु हो गया, एंड दिस इज क्रेटर। ठीक है, ये 3 बेसिक पार्ट हैं किसी भी वॉल्केनो के। तो अब इसमें से क्या होगा कि जो सेंट्रली इरप्टिंग वॉल्केनो होते हैं ना, दीज आर ऑलवेज वेरी वेरी एक्सप्लोसिव वॉल्केनोज। ये क्या होंगे, बहुत ही एक्सप्लोसिव वॉल्केनो होंगे। सो बिकॉज ऑफ द एक्सप्लोसिव नेचर, बिकॉज ऑफ देयर एक्सप्लोसिव नेचर, क्या होगा कि जो कोन बनेगा ना, नीचे से निकलेंगे, निकलने के बाद जो कोन का फॉर्मेशन होगा वो प्रॉपर ऐसे कोन बनेगा, मतलब एक बड़ा और प्रॉपर कोन बनेगा। ठीक है, तो एक्सप्लोसिव होंगे, इनके केस में क्या होगा, प्रॉपर कोन का फॉर्मेशन होगा। तो यहां जो कोन बनेगा ना, ये भी आप देखोगे ना सिमिट्रिकल टाइप का कोन बनेगा। जैसे एक कोन हो सकता है एसिमेट्रिकल कोन। एसिमेट्रिकल का मतलब ये हो गया जैसे फिशियोर इरप्शन में, अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा भी, जैसे इरप्शन का हुआ तो इसमें ऐसे मटेरियल निकला वॉल्केनिक पाइप से, और छोटा सा ऐसे कोन बनेगा, वाइड कोन बनेगा, आधा मटेरियल निकल करके इधर बह गया, आधा मटेरियल ऐसे, तो इस टाइप का कोन इसमें बनेगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोन इन फिशियोर इरप्शन वॉल्केनो, एंड दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ कोन इन सेंट्रली इरप्टिंग वॉल्केनो। ठीक है, केंद्रीय उद्गार के ज्वालामुखी। तो इसमें जो कोन बना, आप डिफरेंस भी समझ लो, प्रॉपर्टीज भी समझ लो। इसमें क्या होगा, ये एक्सप्लोसिव होगा, ये लेस एक्सप्लोसिव होगा, इट इज लेस एक्सप्लोसिव, ये लेस एक्सप्लोसिव होगा। ये जो वॉल्केनोज होंगे इसमें कोन बनेगा प्रॉपर सिमिट्रिकल कोन, प्रॉपर सिमिट्रिकल कोन इज फॉर्म्ड। ठीक है, प्रॉपर सिमिट्रिकल कोन इज फॉर्म्ड, समान शंकु बनेगा दोनों साइड। इसमें क्या होगा, इसमें जो कोन रहेगा दिस इज मोस्टली एसिमेट्रिकल, कोन इज मोस्टली एसिमेट्रिकल। ठीक है, मतलब बराबर नहीं होगा, एक साइड बड़ी हो जाएगी, एक साइड क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इसमें हाइट का कोन बनेगा, मतलब एक तो एक्सप्लोसिव बनेगा, सिमेट्रिकल बनेगा, प्लस क्या बनेगा, कोन विद हाइट, ज्यादा हाई कोन बनेगा, ऊंचा कोन बनेगा। इसमें कोन कैसा बनेगा, इसमें वाइड बनेगा और लेस हाइट होगी, कम हाइट का और चौड़ा कोन बनेगा। ठीक है, अब ऐसा बनता क्यों है, ऐसा बनता क्यों है? अब ऐसा बनता इसलिए है क्योंकि इसमें जब निकलता है मटेरियल ना, तो मटेरियल जो होता है उसकी जो लिक्विडिटी होती है कम होती है, लिक्विडिटी ऑफ मटेरियल इज लेस। जो मटेरियल होगा उसकी क्या होगी, लिक्विडिटी जो होगी मटेरियल की, लिक्विडिटी इज लेस। लिक्विडिटी का मतलब ये है ना कि कितना वो पानी और इन सब की मात्रा कितनी है। जैसे बेसिकली जब वॉल्केनो निकलता है ना, तो जो मटेरियल निकलता है, होती तो कई चीजें हैं लेकिन इसमें सिलिका बहुत होता है। जब ज्यादा सिलिका होगा तो मटेरियल कैसा होगा, गाढ़ा होगा, है ना। सिंपल सा है, पानी में आप बालू घोल दो तो अगर कम पानी रहेगा, ज्यादा बालू रहेगी तो गाढ़ा रहेगा, वही बालू निकलती है सिलिका। और अगर उसी में क्या करो, ज्यादा पानी डाल दो तो क्या हो जाएगा, कम गाढ़ा हो जाएगा। जैसे सीमेंट होती है ना, कम पानी डालो तो वहीं रुक जाती है। अगर उसी सीमेंट में जब घर बनाते हैं आप ज्यादा पानी डाल दो तो क्या होगा, दीवार पे लगाओगे वो बह करके नीचे गिर जाएगी। तो ये उस तरीके से होता है, मतलब यहाँ जो मटेरियल होता है ना उसकी लिक्विडिटी कम होती है तो वो ज़्यादा दूर तक फैलता नहीं है, सिलिका का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो ऐसे ही जहाँ पाइप होगी, पाइप के आसपास ही ऐसे डिपॉजिट होकर के प्रॉपर कोन का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, ये क्या होगा,
ये मटेरियल निकलेगा, बहुत ऊंचा तक जाएगा ही नहीं मटेरियल, ठीक है, निकला ऐसे चौड़ा कोन बनाएगा, बहुत ही वाइड कोन बनाएगा। तो इसके केस में हमेशा वॉल्केनिक माउंटेन का फॉर्मेशन होगा। इसके केस में क्या होगा? वॉल्केनिक माउंटेन का फॉर्मेशन होगा। और इसके केस में प्लेट्यूज का फॉर्मेशन होता है। इन द केस ऑफ फिश्योर इरप्शन प्लेट्यूज आर फॉर्म्ड, पठारों का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये केंद्रीय उद्गार के ज्वालामुखी, ये दरारी उद्गार के ज्वालामुखी ऐसे होते हैं। समझ में आ गई बात? मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे ये देखो, दिस इज ए सेंट्रली इरप्टिंग वॉल्केनो। ठीक है, कैन यू सी दिस? ठीक है, अब आप यहां पर देख सकते हो, इसमें जो कोन बन रहा है वो कैसा प्रॉपर कोन बन रहा है। ठीक है, आप यहां से देख सकते हो कितने एक्सप्लोजन करके मटेरियल निकल रहा है। क्लियर? ऐसे ही ये एग्जाम्पल है। और दूसरा आपका ये आपका क्या है? फिश्योर इरप्शन वॉल्केनो। आप देखो यहां पर क्या हो रहा है, क्रेटर और इसका प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो रहा है ना, कभी कभी जमीन ऐसे फटती है और दरार से निकलने लगता है। तो ये फिश्योर इरप्शन वॉल्केनो है, दरारी उद्भेदन के ज्वालामुखी। तो इसमें कहाँ एक्सप्लोजन कहाँ होगा? ठीक है, लिक्विडिटी आप देख रहे हो ना मटेरियल की ज्यादा है, तो मटेरियल क्या होगा? मटेरियल निकलेगा और निकलने के बाद मटेरियल फैल जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। सॉलिड होने के बाद किसका? इसके केस में माउंटेन बनेंगे और इसके केस में बनेंगे प्लेट्यूज। ठीक है, तो विश्व के बहुत सारे नंबर ऑफ प्लेट्यूज इन द वर्ल्ड हैव बीन फॉर्म्ड बाय द फिश्योर काइंड ऑफ इरप्शंस। ठीक है, तो कुछ प्लेट्यूज के मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू कहां पर है? ये इंडिया। डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया, इट इज फाउंड बाय दिस काइंड। और इसमें तो बहुत आ जाएंगे, जो ये वाला है ना, जैसे हवाईयन आइलैंड्स, हवाई आइलैंड है ना, ठीक है, माउंट फुजियामा, बहुत सारे हैं, यहां तो लिखा ही हुआ है नाम, ये हवाई आइलैंड्स, स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली मैं आपको बताऊंगा अभी कहां पर है। ठीक है, विशुबियस, पिलियन, वोल्केनियन, आइसलैंडिक। तो ये सब क्या है? ये सेंट्रली इरप्टिंग वॉल्केनो है, जहां पर सेंट्रल इरप्शन हुआ है और प्रॉपर कोन का फॉर्मेशन हुआ है, एक्सप्लोजन के साथ ब्लास्ट होकर के वो बने हैं इस टाइप से। ठीक है, और फिशियोर इरप्शन में ज्यादातर क्या बने हैं? प्लेट्यूज। जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया आपको, डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, लाइकवाइज देयर आर नंबर ऑफ प्लेट्यूज। कोलंबियन प्लेट्यू, where are Colombian plateaus? Which part of America? America, there are two continents in America. साउथ, वहां पे कोलंबिया कंट्री है, प्लेट्यू नहीं है, यूएसए में है। कोलंबियन प्लेट्यू जो है ये यूएसए में है। अब मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, आपका काम क्या है? आपको इसकी मैपिंग करना है। ठीक है, आपको देख लेना है कि कहां पर है। ठीक है, सो कोलंबियन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, कोलंबियन प्लेट्यू, इथियोपियन प्लेट्यू, इथियोपियन प्लेट्यू। इथियोपिया इटसेल्फ एक कंट्री है। ठीक है, वहां पर यह इथियोपियन प्लेट्यू। फिर किम्बरले प्लेट्यू, किम्बरले, किम्बरले का पठार, किम्बरले प्लेट्यू, किम्बरले प्लेट्यू, वेयर आर दे? किम्बरले, किम्बरले शहर सुना है? बहुत फेमस शहर है, बहुत अच्छी क्रिकेट टीम है वहां की। कहाँ की क्रिकेट टीम सबसे अच्छी है? मेल क्रिकेट, फीमेल्स क्रिकेट टीम भी अच्छी है। वर्ल्ड की नंबर 1 क्रिकेट टीम इस समय पिछले 4-6 सालों में कौन सी रही है? ऑस्ट्रेलिया। इतना क्यों कंफ्यूज हो भाई? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का आप देखो कितने वर्ल्ड कप जीती है।
ठीक है ना, पिछले कुछ सालों में सबसे अच्छी टीम के रूप में रही है। ठीक है, तो किम्बरले प्लेट्यू इज इन ऑस्ट्रेलिया। फिर पराना प्लेट्यू, पराना प्लेट्यू, ठीक है, पराना प्लेट्यू कहाँ है? साउथ अमेरिका। तो जो ब्राजील है ना, ब्राजील और उरुग्वे, उसके बॉर्डर पर है पराना प्लेट्यू, पराना का पठार, ऑन द बॉर्डर्स ऑफ ब्राजील एंड उरुग्वे। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? ये प्लेट्यूज हैं जो कि फिशियोर इरप्शन से बने हुए हैं, वॉल्केनिक प्लेट्यूज हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? फिशियोर इरप्शन मैंने आपको दिखा दी, आई थिंक अभी इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन, इरप्शन की फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे कैसे वॉल्केनोज होते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर देखोगे कि 3 तरीके के वॉल्केनोज हैं, एक्टिव वॉल्केनोज, सक्रिय ज्वालामुखी, पैसिव और डॉर्मेंट वॉल्केनो। ठीक है, पैसिव वॉल्केनोज और डॉर्मेंट वॉल्केनोज। तो ये निष्क्रिय होते हैं। और तीसरा है डेड और एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। दीज आर 3 टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन, जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी जो रिसेंटली एक्टिव होंगे, वो एक्टिव की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है ना, दैट आर शोइंग इरप्शन, कंटिन्यूअस इरप्शन, दे विल बी कॉल्ड एज एक्टिव वॉल्केनोज। ठीक है, मतलब उसमें भले से एकदम तुरंत नहीं हो रहा है, बस रिसेंटली 8-10 सालों में, 4-6 सालों में वो इरप्शन होता रहा है उनमें। ठीक है, तो वो क्या कहेंगे? उनको एक्टिव वॉल्केनो कहेंगे। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे माउंट कोटोपैक्सी, बैरन आइलैंड। बैरन इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया, बैरन इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया। कोटोपैक्सी जो है इक्वाडोर में है, कोटोपैक्सी इज इन इक्वाडोर। बैरन इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया। ठीक है, माउंट किलायू, माउंट किलायू हवाई आइलैंड में है, माउंट किलायू इज इन हवाईयन आइलैंड, हवाई आइलैंड। माउंट क्रैकाटाओ इंडोनेशिया, माउंट क्रैकाटाओ इंडोनेशिया। माउंट पिनाटुबो फिलीपींस, पिनाटुबो फिलीपींस। ठीक है, स्ट्राम्बोली मेडिटेरेनियन सी, इटली। स्ट्राम्बोली और एटना दोनों, दीज 2 आर इन इटली। ठीक है, स्ट्राम्बोली जो है इसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन भी कहा जाता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन। ठीक है, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन। तो आप देखोगे जो मेडिटेरेनियन सी है ये यूरोप है, यूरोप के नीचे इधर मेडिटेरेनियन सी है, फिर अफ्रीका है उसके बाद, राइट। तो यहीं पर बीच में ये क्या है? यहां पर है इसकी लोकेशन स्ट्राम्बोली की, एंड इट इज एन एक्टिव वॉल्केनो, सो मटेरियल इरप्ट्स कंटिन्यूअसली and due to that there is light in this entire region। भाई इरप्शन हो रहा है ना, तो क्या होगा कि ये लाइट ऐसे दिखता रहता है। तो जैसे कोई भी यहां से पास हो रहा है, इफ एनी वन मीन्स एनी शिप, आदमी थोड़ी हमेशा पास होता रहेगा, शिप ही पास होती रहेगी। तो कोई शिप अगर यहां से पास हो रही है, तो अगर उसको दिख गया कुछ चमकता हुआ, तो बोलते हैं कि आधा रास्ता मेडिटेरेनियन सी का कवर हो गया, पार हो गया। तो इसको बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसको कहा जाता है। क्लियर? ऐसे ही यहीं इसी के आसपास माउंट एटना भी है, मेडिटेरेनियन सी में ही। यहां पर एक स्ट्रेट है, मेडिटेरेनियन में जब हम एंट्री करते हैं ना, तो यहां पर एक स्ट्रेट है जिसको बोला जाता है की टू मेडिटेरेनियन। कौन सी है? भूमध्य सागर की कुंजी, की टू मेडिटेरेनियन।
कौन सी है? विच स्टेट इज एंट्रेंस टू मेडिटेरेनियन? जिब्राल्टर, राइट। ठीक है। अबे तो ऐसे ही मामला गड़बड़ होगा, इसलिए मैपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में। ठीक है, जैसे मैं आपको बताना चल रहा हूं ना, अब आप जा करके क्या करो, आप इसकी प्रैक्टिस करो। मैंने आपको जैसे जितने प्लेट्यू बताए, आप देखो किम्बरले प्लेट्यू कहाँ पर है, पराना प्लेट्यू कहाँ पर है। तो जब आप प्लेट्यू को देखने जाओगे ना, इसी बहाने आप क्या देखोगे, आप दो चीज़ें और देखोगे। मैप खोलोगे तो कुछ ना कुछ देखोगे, है कि नहीं? तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप उनकी जाकर के प्रैक्टिस करो। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ भी मैपिंग मिलेंगी, बट मैं आपको कुछ बताता भी चल रहा हूँ। ठीक है, ऐसे साथ साथ करते चलोगे ना तो आपका एक अच्छा खासा नोट्स तैयार होता चलेगा। और नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जान लो। अपने नोट्स, ठीक है ना, अपनी ज़िंदगी होते हैं। बाकी तुम किसी से लेकर के पढ़ोगे, सब आदमी अपने तरीके, सबके सोचने का तरीका अलग है, सब अपने अपने तरीके से लिखते हैं। ठीक है, आप उसको लेकर के पढ़ लोगे, ठीक है, थोड़ा बहुत। अब बीए का एग्जाम तो है नहीं कि पास करना है, कि लिख करके पास हुई, एक बार 60% आ गया, मामला खत्म, है ना। यहाँ पर तो क्या है कि पहले एक बार प्री में 60% आया, फिर मेंस में भी 60% आना है। ठीक है ना, और फिर पता चला जब पढ़े रहोगे तो इंटरव्यू में भी 60% आएगा। नहीं तो ऐसा भी होता है ना कि 4 इंटरव्यू दे करके भी मामला गड़बड़ा जाता है, बाल निकल जाता है मेरे जैसा। ठीक है, हालांकि मैंने नहीं दिया है 4। ठीक है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, ओके। तो ये हो गया किसका? एक्टिव वॉल्केनो का। ये सारे एग्जाम्पल हैं। ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इज इंडिया, ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया इज बैरन। ठीक है, इस चीज को याद रखना। 2018 में लास्ट इरप्शन हुआ था बैरन का। पहले इसको पैसिव बना दिया गया था, ये कई सालों से, मतलब लगभग 15-20 सालों से इसमें इरप्शन नहीं हुआ था, तो इसके कारण से इसको पैसिव की कैटेगरी में डाल दिया गया था। बट व्हेन इट रीएक्टिवेटेड इन 2018, सो नाउ इट इज अगेन एक्टिव। ये कैटेगरी चेंज होती रहती हैं। अब जैसे पैसिव की आप बात करते हो, पैसिव वॉल्केनो और डॉर्मेंट वॉल्केनो, ये एक्टिव तो नहीं रहता, मतलब एज सच इसमें से मैग्मेटिक मटेरियल नहीं निकलता है। ठीक है, सो देयर इज नो नॉट इरप्शन ऑफ मैग्मेटिक मटेरियल, बट एक्चुअली देयर इज इरप्शन ऑफ फ्यूम्स एंड ऑल, जो गैसेस, वाटर वेपर, फ्यूम्स कुछ ऐसे निकलते रहते हैं। तो जैसे किसी भी वॉल्केनो से अगर सपोज आप ऐसे समझो कि धुआं निकल रहा है, गैस निकल रही है, इसका मतलब अगर स्टिल समथिंग इज गोइंग इनसाइड एंड देयर इज फ्यूचर पॉसिबिलिटी दैट इट इज गोइंग टू इरप्ट समटाइम्स इन कमिंग फ्यूचर। ठीक है, कभी वो फ्यूचर में क्या हो रहा है, इरप्ट होने की पॉसिबिलिटी पूरी है उसमें मैग्मा तो नहीं निकल रहा है, बट गैसेस वगैरह बीच बीच में निकल रहे हैं। तो इसको किस में रखा जाता है? पैसिव की कैटेगरी में। इसके एग्जाम्पल है माउंट विसुवियस, ये भी इटली में है। माउंट विसुवियस इटली। कभी कभी ऐसे हो जाता है ना कि इनको मैच कराओ भाई, तो ऐसे भी ये क्वेश्चंस यहां से आ सकते हैं। ठीक है, तो माउंट विसुवियस कहां पे है? इट इज इन इटली। माउंट फ्यूजियामा जापान। ठीक है, नारकोंडम इंडिया। नारकोंडम इज द ओनली पैसिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया। इंडिया में 2 वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं, एक बैरन है और दूसरा क्या है? नारकोंडम है। ठीक है, वैसे ही माउंट किया है हवाई आइलैंड में, हवाई आइलैंड माउंट किया। अब देखो एक्चुअली क्या है, ये तो कुछ हैं यहां पर जो लिखे हुए हैं। देयर आर नंबर ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज एंड पैसिव वॉल्केनोज। जैसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है, उसके किनारे तो 500 से ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोज हैं। ठीक है, तो अभी जब रिसेंट में, जब भी आप कभी जो है वो तैयार हो रहे हो, एग्जाम देना है, तो जो रिसेंट में वॉल्केनोज एक्टिव रहे हैं, ठीक है, जैसे अभी कुछ समय पहले माउंट एगंग एक था वॉल्केनो, इंडोनेशिया में इरप्ट हुआ था। ऐसे बहुत सारे इरप्ट होते रहते हैं, तो आपको जो रिसेंटली 1 साल के अंदर इरप्ट हुए हैं उन सबको भी क्या करना है, लिस्ट में अपनी जोड़ते चलना है। ठीक है, ओके। तो ये हो गए पैसिव, क्लियर। फिर डेड वॉल्केनोज। डेड वॉल्केनोज मींस वॉल्केनोज दैट हैज इरप्टेड इन पास्ट एंड देयर इज नो साइन ऑफ फ्यूचर इरप्शंस आर डेड वॉल्केनोज। ठीक है, इनकी हवा पानी सांस सब
बंद हो गई है, अब कोई भी संभावना नहीं है ना। आदमियों में तो होता है ना, कई आदमी ऐसे होते हैं कि पहले वो मर जाते हैं और 3 दिन, जब ऐसे सुना है ना खबर कि उनको जब चिता पे लिटा दिया जाता है तो तीसरे दिन उठ के बैठ जाते हैं। ऐसी न्यूज नहीं सुनी है? ऐसे होते हैं बहुत सारे आदमी। हाँ, नहीं अफवाह नहीं, सच होता है। ठीक है, उनको डॉक्टर भी मेडिकली डेड घोषित कर देते हैं और फिर पता चलता है कि वो जब 1-2 दिन बाद उनको ले जाते हैं ना भाई, पहले रिश्तेदार आते हैं, सारे लोग आते हैं देखने के लिए, कुछ लोग जो पाप किए रहते हैं उनके साथ में माफ़ी वाफ़ी मांग लेते हैं कि आप ऊपर जा रहे हो, ऊपर वाले से कहना कि मुझे माफ़ कर दे, मैंने जो पाप आपके साथ किए हैं। और उनको पता चला 2 दिन बाद लिटाए और अचानक वो उठ के बैठ गए। ऐसे न्यूज़ आते हैं, आप देखना, आप सर्च करोगे आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। मैंने भी सुना है, इसीलिए तो सुना रहा हूँ। ठीक है, तो देखो पता नहीं, आत्मा बहुत रहस्य का विषय है। ठीक है, तो जो भी होता होगा, बट ऐसा होता है। तो इनका क्या होता है, ये दोबारा उठ नहीं पाते हैं, ये एक बार निकले तो निकल लिए फिर, ये उस टाइप से होते हैं। ओके, तो डेड मीन्स देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर इरप्शन, मीन्स मैग्मा तो आएगा ही नहीं, बट इवन नो गैसेस, नो फ्यूम्स, नो वाटर वेपर, नथिंग इज कमिंग आउट, देयर इज नो साइन ऑफ एनी फ्यूचर इरप्शन, तो उनको फिर डेड करार दे दिया जाता है। तो इसके एग्जांपल्स आप देखो, माउंट चिम्बोराजो, ठीक है, माउंट चिम्बोराजो इक्वाडोर, किलीमंजारो, किलीमंजारो ऑन बॉर्डर्स ऑफ केन्या एंड तंजानिया, ठीक है, किलीमंजारो। देवमंद एंड कोह ए सुल्तान, ईरान, देवमंद एंड कोह ए सुल्तान, ईरान। एंड माउंट एकानकागुआ on the borders of Chile and Argentina, on the borders of Chile and Argentina। तो चिम्बोराजो, किलीमंजारो, देवमंद, कोहे सुल्तान, माउंट एकानकागुआ, दे आर द volcanoes based on, means this is division of volcanoes based on frequency of eruption। क्लियर? ओके, अब आप देखो, ये वॉल्केनो की इमेज है, वही ये सब तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, वही जीसी लियोंग वाली इमेज है ये सब। ठीक है, तो अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स है, वॉल्केनिक मटेरियल्स भी है। तो अभी थोड़ा हम लोग नज़र डाल लेते हैं वॉल्केनिक मटेरियल्स है, देन विल बी डूइंग दिस वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं वॉल्केनिक मटेरियल्स। ज्वालामुखी पदार्थ, व्हाट आर द मटेरियल्स दैट इरप्ट विद द वॉल्केनोज। ठीक है ना, कौन कौन से मटेरियल्स निकलते हैं? तो जैसे सबसे ज्यादा जो निकलती है वॉल्केनो के साथ में ना, वो होते हैं वाटर वेपर एंड गैसेस। ठीक है, देयर आर वाटर वेपर एंड गैसेस दैट इरप्ट विद द वॉल्केनोज। ठीक है, वाटर वेपर निकलती है और उसके साथ साथ क्या निकलते हैं? गैसेस निकलते हैं, ये सबसे ज्यादा निकलते हैं। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि दीज कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 60 to 90% ऑफ द टोटल वॉल्केनिक मटेरियल्स। सबसे ज्यादा जो होती हैं वाटर वेपर एंड गैसेस होती हैं। वाटर वेपर आपको पता है, वाटर इन इवेपोरेटेड फॉर्म। ठीक है, गैसेस में आपकी जैसे हो गई कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या होती है? सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन हो गया। ये सारी ऐसे बहुत सारी गैसेस जो होती हैं वो निकलती हैं इसके साथ में। तो पहले नंबर पर क्या है आपका? गैसेस।
दूसरे नंबर पर है आपका मैग्मा, सेकेंड नंबर इज मैग्मा। सो मैग्मा ऑल्सो इरप्ट्स along with it। अब मैग्मा जो है ना, ये मैग्मा इट कैन ईदर बी एसिडिक और कैन बी बेसिक। मैग्मा जो है, मैग्मा दो तरीके से हो सकता है। मैग्मा कैन ईदर बी एसिडिक, मैग्मा जो आपका है ये कैसा हो सकता है, इट कैन ईदर बी एसिडिक और इट कैन बी बेसिक। मैग्मा या तो अम्लीय हो सकता है या फिर कैसा हो सकता है, इट कैन बी बेसिक, क्षारीय हो सकता है। मैग्मा है क्या, पहले ये समझो। मैग्मा का मतलब क्या है, मोल्टेन रॉक मटेरियल्स। मोल्टेन रॉक मटेरियल्स आर कॉल्ड एज मैग्मा। चट्टाने, पिघले हुए चट्टानी पदार्थ जो होते हैं धरती के अंदर, उन्हीं को मैग्मा बोला जाता है। होता कहां पर है मैग्मा, एस्थेनोस्फियर में। ठीक है, ऑल द मैग्मा इज स्टोर्ड इन एस्थेनोस्फियर। तो ये जो मैग्मा होता है, इट कैन ईदर बी एसिडिक और इट कैन बी बेसिक। अब ये डिपेंड किस पे करता है कि मैग्मा जो होगा वो एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। सो एसिडिक एंड बेसिक मैग्मा का होना ये डिपेंड करता है कंटेंट ऑफ सिलिका पे। इट डिपेंड्स ऑन कंटेंट ऑफ सिलिका दैट इज कमिंग आउट विद द मटेरियल। ठीक है, ये सिलिका के कंटेंट पे डिपेंड करेगा। बालू जो होती है ना, कितना निकल रही है, और बालू ही वही घुल करके घुली होती है। घुली का मतलब जो गली हुई होती है वही मैग्मा होता है। तो अभी अगर ऐसा बोला जाता है कि द कंटेंट ऑफ सिलिका इज मोर देन 45%, इफ कंटेंट ऑफ सिलिका इज मोर देन 45%, द मैग्मा इज कंसीडर्ड एज एसिडिक मैग्मा। कैसा होगा ये, एसिडिक टाइप का मैग्मा होगा। ठीक है, अम्लीय मैग्मा होगा। जब सिलिका का कंटेंट कितना है, इफ इट इज मोर देन 45%। क्लियर। तो जब 45% सिलिका हो जाएगा तो अपने आप ये जो हो जाएगा ना, ये गाढ़ा हो जाएगा। ये मैग्मा क्या हो जाएगा, ये गाढ़ा हो जाएगा, मतलब हाई विस्कोसिटी हो जाएगी, हाई विस्कोसिटी। और ये जो होगा ये हो जाएगा थिक, गाढ़ा, हाईली विस्कस एंड थिक मैग्मा। ठीक है, सो द मैग्मा वुड इरप्ट विद द एक्सप्लोजन। मतलब वही जो मैंने बताया था ना, सेंट्रली इरप्टिंग वॉल्केनोज, लगभग उसके टाइप का इरप्शन होगा जब सेंट्रली इरप्शन होता है ना। सो इन द केस ऑफ सेंट्रली इरप्टिंग वॉल्केनो जनरली कंटेंट ऑफ सिलिका इज हाई, है ना। तो अभी आप इससे समझ सकते हो कि जब, मतलब आप इतना सिंपल सा समझो कि व्हेन कंटेंट ऑफ सिलिका इज मोर देन 45%, मींस मोर देन हाफ ऑफ द मटेरियल इज सिलिकेशियस, सिलिका वाला होता है, देन इट इज कंसीडर्ड एज एसिडिक। और वो गाढ़ा होगा, फिर जितना सिलिका होगा उतना गाढ़ा होगा, उतना कम दूर तक फैलेगा। और जब व्हेन कंटेंट ऑफ सिलिका इज लेस देन 45, व्हेन कंसेंट ऑफ सिलिका इज लेस देन 45%, 45% से कम होता है कंटेंट ऑफ सिलिका, इन दैट कंडीशन द मैग्मा इज कंसीडर्ड एज बेसिक मैग्मा। ठीक है, मैग्मा इज कंसीडर्ड एज बेसिक मैग्मा। ये बेसिक मैग्मा हो जाएगा। और बेसिक मैग्मा जो होगा, बालू कम रहेगा तो इसमें क्या होगा, इसमें गैसेस ज्यादा रहेंगे, गैस, वाटर वेपर, ये सब, मतलब लिक्विडिटी इसकी क्या होगी, ज्यादा रहेगी। तो ये क्या होगा, ये गाढ़ा नहीं होगा, ये कैसा मैग्मा होगा, ये लिक्विडिटी वाला मैग्मा होगा, थिन मैग्मा होगा, फैलेगा सब जगह पर, जो है वो स्प्रेड होगा ज्यादा। ठीक है, तो इसकी विस्कोसिटी क्या होती है, लेस विस्कोसिटी, इट इज हाईली विस्कस। तो इस तरीके से दो मटेरियल हो गए
वन इज वाटर वेपर एंड गैसेस, अनदर वन इज मैग्मा। ठीक है। थर्ड मटेरियल जो होता है, थर्ड मटेरियल इज पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स। ठीक है ना। जो थर्ड होता है मैग्मेटिक मटेरियल, दैट इज पायरोक्लास्टिक मटेरियल। पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स। That is pyroclastic material. तो तीन चीजें हैं। पहला आपका हो गया फर्स्ट वन इज वाटर वेपर एंड गैसेस। सेकेंड जो वॉल्केनिक मटेरियल हो गया, ठीक है, मैग्मा, दैट कैन ईदर बी बेसिक और कैन बी एसिडिक, दैट डिपेंड्स ऑन कंटेंट ऑफ सिलिका। इफ सिलिका exceeds more means 45%, that is acidic. If silica is less than 45%, that is basic. Clear? Okay. थर्ड जो आपका होगा वो होगा पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स। Third is pyroclastic materials. Pyroclastic materials means actually these are the rock materials that doesn't melt inside. ठीक है। ऐसे भी कुछ कुछ रॉक मटेरियल्स होते हैं ना जो इतना टेम्परेचर के बावजूद भी अंदर पिघलते नहीं हैं। तो ये चट्टानों के टुकड़े हैं एक्चुअली। दीज आर फ्रेगमेंटेड रॉक मटेरियल्स दैट डोंट मेल्ट इनसाइड, जो कि मेल्ट नहीं होते हैं अंदर एस्थेनोस्फीयर में। ठीक है। तो उन मटेरियल्स को क्या बोला जाता है? पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स। ठीक है। तो ये क्या होते हैं? दीज आर फ्रेगमेंटेड रॉक मटेरियल्स। फ्रेगमेंटेड रॉक मटेरियल्स, दीज आर फ्रेगमेंटेड रॉक मटेरियल्स। ठीक है। समझ में आ गया मटेरियल्स? तो ये चीजें होती हैं जो वॉल्केनिक मटेरियल्स होते हैं। ओके। तो हम लोग आ जाते हैं फिर से इस पे। हाँ, तो अब वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स की बात कर लेते हैं। अभी तो है टाइम हमारे पास। ठीक है। तो अभी बात करते हैं किसकी? वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स की। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स दैट आर formed by volcanoes inside the surface and outside the surface। ठीक है। तो दो तरीके के बेसिकली वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स होते हैं। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स आर ऑफ टू टाइप्स। दो प्रकार के वॉल्केनिक लैंडफॉर्म होंगे। एक होंगे इंट्रूसिव एंड अनदर वन इज एक्सट्रूसिव। आंतरिक स्थलाकृतियां और बाह्य स्थलाकृतियां। तो आप समझ सकते हो कि इंट्रूसिव का मतलब यह है कि द व्हेन मैग्मा इज फोर्स्ड टू एंटर इनटू द रॉक्स दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट, व्हेन इट कूल्स एंड बिकम सॉलिड while still underground, different features called plutons are formed. Major features found by intrusive volcanicity include batholith, laccolith, dike, pipe and silt. ये सब लिखा हुआ है, आप इतना सिंपल सा समझो कि जब भी कभी भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो वॉल्केनिक कोन बनते हैं, क्रेटर बनते हैं, पाइप बनते हैं। ये सब कहाँ पर बन रहे हैं? दीज ऑल आर फॉर्म्ड अबव द सरफेस। ठीक है। तो ये जो लैंडफॉर्म होंगे एक्सट्रूसिव या एक्सटीरियर लैंडफॉर्म होंगे, बट सरफेस पर आने से पहले
मैग्मा के नीचे जब अंदर की तरफ फॉर्मेशन होता है तो उसको बोला जाता है इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। मतलब मैग्मा के सरफेस पे आने से पहले जो लैंडफॉर्म अंदर बनते हैं, दे आर कॉल्ड एज intrusive landform. And when the magma is observed above the surface, it comes above the surface, and after that it forms landform, they are called as extrusive volcanic landforms. Means landforms inside the surface by volcanism, by volcanic materials are intrusive, and landforms formed above are called as extrusive landforms. ठीक है। अब इसके यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपको मैंने बताए हुए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको फिर से जो है मतलब कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगा और आपको आगे दिखाऊंगा भी कि ये कैसे होते हैं। जैसे आप देखो, पहले इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स कर लेते हैं। ठीक है, तो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म में जैसे यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए हैं कि ग्लाइकोलिथ, बैथोलिथ, डाइक, पाइप, सिल, ऐसे ये सब क्या है, ये सब इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है। तो अभी आप देखो, जैसे ये वॉल्केनो है, इसके अंदर अब ये तो आपको हेल्प नहीं करेगा, आपको एक बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये समझाने के लिए ठीक है, बट आपके समझने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। ओके। डाइक, सिल, शीट, लैकोलिथ, लोपोलिथ, हैकोलिथ, मैग्मा चेम्बर, और बैथोलिथ।
These are intrusive volcanic landforms, means volcanic landforms that are formed inside the surface, सरफेस के अंदर जो है फॉर्म होते हैं जो, तो यहां पर आप देख सकते हो सिल, शीट, फैकोलिथ, बैथोलिथ, लोपोलिथ, लैकोलिथ एंड डाइक, राइट। तो अभी इसमें क्या होता है कि व्हेन मैग्मा मीन्स बिफोर इरप्शन दिस इज इट इज स्टोर्ड समवेयर इन ए चेम्बर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज मैग्मा चेम्बर विच इज जनरली कनेक्टेड विद द एस्थेनोस्फियर, जो कि एस्थेनोस्फियर के साथ में कनेक्टेड रहता है, राइट। तो ये मैग्मा चेम्बर एक चेम्बर होता है जहां पर मैग्मा होता है, और जब ये मैग्मा चेम्बर को मतलब कंबाइनली इस पूरे चेम्बर को जो है वो बैथोलिथ बोला जाता है। कंबाइनली दिस चेम्बर इज कॉल्ड एज बैथोलिथ, ठीक है। और यही जब स्मॉल बैथोलिथ होता है ना, स्मॉल बैथोलिथ, स्मॉल साइज बैथोलिथ्स आर कॉल्ड स्टॉक, जो छोटे साइज के बैथोलिथ होते हैं ना उन्हीं को स्टॉक भी बोला जाता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्टॉक, ठीक है। तो यहां से मैग्मा क्या होता है, ये इरप्ट होता है, मैग्मा चेम्बर से ही मैग्मा बाहर निकलता है, अभी मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। सो मैग्मा चेम्बर इरप्ट्स फ्रॉम हियर, अब ये इरप्ट हो करके यहां से निकलने की कोशिश करता है। अब रॉक्स भी जो होती है ना, जो बीच में जमीन है भाई, रॉक्स जो है अलग अलग टाइम पीरियड में बनी है, अलग अलग तरीके की हैं, मतलब देयर माइट बी सॉफ्ट रॉक्स, हार्ड रॉक्स, ऐसे भी हो सकते हैं। कुछ रॉक्स ऐसे हो जाते हैं जो नॉर्मली मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जब ऐसे बीच में कुछ गैप होंगे या बीच में गैप हो गया, स्पेसेस हो गए, तो क्या होता है जब मटेरियल इरप्ट होता है ऊपर की साइड में ना, तो ऐसे या तो रॉक को मेल्ट करके ये मैग्मेटिक मटेरियल भर जाता है उसमें, जैसे या तो कोई पोर है, स्पेस है, क्रेविसेस हैं, खांचे हैं, उन सब में वो मटेरियल भर जाता है बीच बीच में, और भरने के बाद क्या होगा, ये शेप ले लेगा एक, तो जो शेप लेता है ना उसी शेप के बेसिस पे इसका नाम है। सो नेम ऑफ दीज लैंडफॉर्म्स इज बेस्ड ऑन द शेप्स दैट इट टेक्स व्हाइल इट इंट्रूड समवेयर इन बिटवीन द रॉक्स, बीच में भर जाएगा तो जो ये शेप लेता है, ठीक है। तो जैसे जब ये वेव लाइक स्ट्रक्चर लेता है, व्हेन स्ट्रक्चर इज वेव लाइक स्ट्रक्चर, वेवी होता है, घुमावदार ऐसे ऊपर नीचे, दैट इज कॉल्ड एज फैकोलिथ, क्लियर। जब इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो हॉरिजॉन्टल होता है, सीधा होता है, व्हेन इट इज हॉरिजॉन्टल दैट इज कॉल्ड एज सिल। तो जब ये हॉरिजॉन्टल होगा तो इसको सिल बोलेंगे। स्मॉल साइज्ड सिल्स आर कॉल्ड एज शीट, स्मॉल साइज्ड सिल्स आर कॉल्ड एज शीट, छोटे साइज के जो सिल होंगे उनको शीट बोला जाता है। वैसे ही अब आप देखोगे वर्टिकल स्ट्रक्चर्स दैट आर फॉर्म्ड इनसाइड द इन बिटवीन द रॉक्स इनसाइड द सरफेस बिलो द सरफेस आर कॉल्ड एज डाइक, ठीक है ना। तो डाइक मोस्टली क्या होते हैं, दीज आर ऑलमोस्ट डायगोनल और वर्टिकल स्ट्रक्चर्स, मतलब ये तिरछे या फिर सीधे सीधे खड़े स्ट्रक्चर्स जो होंगे दे आर कॉल्ड एज डाइक, ठीक है। फिर लैकोलिथ आपका जो होता है, लैकोलिथ जैसे आप इसको देख सकते हो, ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, मशरूम शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। जब ये मशरूम के जैसे ऐसे मतलब खड़ा हो जाता है अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, लैकोलिथ। मशरूम ऐसे बोलते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स भी यही होता है ना, कॉन्वेक्स शेप डिपोजिशन जब होता है, या मशरूम शेप डिपोजिशन, ज्यादा इजीली समझना है तो आपको, देन इट इज कॉल्ड एज लैकोलिथ, ठीक है। लोपोलिथ का मतलब जो है वो ये जैसे बाउल शेप्ड डिपोजिशन, कॉनकेव या बाउल,
कॉनकेव और बाउल शेप्ड डिपोजिशन इज कॉल्ड एज लोपोलिथ। क्लियर? तो इस तरीके से ऑल दीज लैंडफॉर्म्स विच आर फॉर्म्ड बिलो द सरफेस, ठीक है, इन बिटवीन द रॉक्स आर इंटरनल स्ट्रक्चर्स आर इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, वॉल्केनिकली फॉर्म्ड इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, ये सारे होते हैं। ठीक है, मैं आपको इनको थोड़ा सा दिखा देता हूं, फिर हम लोग एंड करते हैं। जैसे अब आप यहां से देख सकते हो, ठीक है, जैसे ये है, आप देखो जैसे ये हॉरिजॉन्टली डिपॉजिट हुआ है भाई, ये रॉक्स है ना, डिफरेंट लेयर्स ऑफ रॉक्स, ये क्या है, ये आपका मैग्मा चेम्बर है। ठीक है, और मैग्मा चेम्बर जो होते हैं इसी को ही बैथोलिथ भी बोलते हैं। और जब ये डिपॉजिट कैसे हुआ है, जब ये डिपॉजिट हुआ है कैसे, जैसे मशरूम शेप में, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा, लैकोलिथ। क्लियर? हॉरिजॉन्टल है दैट इज सिल, वर्टिकल डाइक। क्लियर? ठीक है, ये तो वॉल्केनिक पाइप होगी। और जब ये देखो एक बाउल शेप में है दैट इज कॉल्ड एज लोपोलिथ। और वेव शेप यहां पर भी देखो ये डाइक है, स्मॉल मैग्मा चेम्बर इज कॉल्ड एज स्टॉक। ठीक है, और यहां पर वेव लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिया है, तो अगर आप ऐसे समझो कि यहीं पर वेव बन जाए ऐसे, ठीक है, तो एक साइड सील हो सकता है, एक साइड आपका फेकोलिथ भी जो है वो हो सकता है। ठीक है, सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स फाउंड बाय वोल्केनोज। यहीं से आप देख सकते हो, जैसे ये क्या है, ये सेंट्रली इरप्टिंग वोल्केनो है। ए प्रॉपर वोल्केनिक पाइप इज फॉर्म्ड एंड आफ्टर दैट मटेरियल इरप्टेड आउट विद एन एक्सप्लोजन। तो ये क्या होगा, यहाँ का जो मटेरियल ज़्यादातर निकलेगा, ये सिलिका ज़्यादा रहेगी, इसमें सिलिकेशियस मटेरियल होगा, प्रॉपर कोन का फॉर्मेशन हो रहा है, हाईली विस्कस मटेरियल होगा और ऐसे बनाएगा प्रॉपर कोन। वहीं पर आप देखो यहाँ पर भी इरप्शन हुआ है, राइट, बट यहाँ कैसे इरप्शन हुआ है, दिस इज फिश्योर काइंड ऑफ इरप्शन, दरार ऐसे बनी है एक, एंड वॉल्केनिक मटेरियल हैज इरप्टेड आउट फ्रॉम फिश्योर्स, दरार से बाहर आया है। तो दरार से बाहर आने के बाद ये क्या हुआ है, ऐसे स्प्रेड होकर के क्या प्लेट्यू लाइक स्ट्रक्चर बन गया है, यहाँ पर प्रॉपर वोल्केनिक माउंटेन्स बने हुए हैं। तो आप यहाँ से आराम से इसको समझ सकते हो।